गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। पिछली क्लास में अपन ने बात की थी किसकी? क्रेब्स साइकिल्स की। किसकी बात की थी बेटा? क्रेब्स साइकिल्स की। अब क्रेब्स साइकिल्स में कुछ पॉइंट आते हैं अपने पास जो नीट की दृष्टि से अत्यधिक इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला पॉइंट बनता है क्रेब्स साइकिल में कितनी बार ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होता है। क्रेब्स साइकिल में कितनी बार ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होता है? तो यहां एस्टाइल कोएंजाइम के एक अणु को अगर अपन लेकर चलते हैं बेटा, क्योंकि दोनों अणु साथ में नहीं चलेंगे, तो एस्टाइल कोएंजाइम को एक अणु को अगर लेते हैं तो क्रेब्स साइकिल्स में कितनी बार? 2 बार क्या होता है बेटा? ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। कहां कहां? तो नंबर फर्स्ट स्टेप कौन से बेटा? जब आइसोसिट्रिक एसिड से किसका निर्माण होता है? अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड का निर्माण होता है, तब पहली बार क्रेब्स साइकिल्स में क्या होता है बेटा? ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होता है, जिसके फलस्वरूप क्या निकलती है? CO2। दूसरी बार कहां होता है? जब अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड से किसका निर्माण होता है बेटा? सक्सिनाइल कोएंजाइम का निर्माण होता है, तब दूसरी बार कौन सी घटना होती है बेटा? ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होता है। तो कितनी बार डीकार्बोक्सिलेशन हुआ? 2 बार। एस्टाइल कोएंजाइम के एक अणु का क्रेब्स साइकिल द्वारा पूर्ण ऑक्सीकरण होने पर कितनी बार बेटा? 2 बार ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होता है। 2 एस्टाइल कोएंजाइम के अणु होने के कारण कितने CO2 के अणु बाहर निकलते हैं? 4 CO2 के अणु बाहर निकलते हैं। दूसरा क्वेश्चन, क्रेब्स साइकिल में कितने प्रकार के चार कार्बन एसिड का निर्माण होता है? तो याद करो, सबसे पहले एस्टाइल कोएंजाइम ऑक्सलो एसिटिक एसिड के साथ जुड़ता है, तब बनता है आपके पास बेटा कौन सा एसिड? सिट्रिक एसिड, जो कितने कार्बन हो गया? 6 कार्बन। सिट्रिक एसिड से अगला स्टेप आता है बेटा सिस एकोनिटिक एसिड, ये भी 6 कार्बन। फिर बनता है आइसोसिट्रिक एसिड, ये भी कितने कार्बन? 6 कार्बन। तो ये 3 प्रकार के एसिड तो हो गए कितने? कौन से? 6 कार्बन वाले। अपन ने पूछा है बेटा कितने कार्बन वाले? 4 कार्बन वाले। फिर बनता है अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड, जो कितने कार्बन का है? 5 कार्बन का। फिर बनता है बेटा सक्सिनाइल कोएंजाइम, जो एक एसिड नहीं है। फिर पहला बनता है कौन सा बेटा?
सक्सनिक एसिड कितने कार्बन का है? 4 कार्बन का। सक्सनिक एसिड से क्या बना बेटा? फ्यूमेरिक एसिड कितने कार्बन का है? 4 कार्बन का। फिर फ्यूमेरिक एसिड से बना कौन सा? मेलिक एसिड कितने कार्बन का है? 4 कार्बन का। मेलिक एसिड से कौन सा बना? ऑक्जेलोएसिटिक एसिड कितने कार्बन का है? 4 कार्बन का। तो कितने प्रकार के एसिड क्रेब्स साइकिल्स में बनते हैं जो 4 कार्बन युक्त होते हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा? 4 प्रकार के। कई बार क्वेश्चन बनता है कौन सा कंपाउंड क्रेब्स साइकिल में 5 कार्बन युक्त होता है? तो सदैव ध्यान में रखना बेटा कौन सा होता है? अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड। अब दूसरा क्रेब्स साइकिल्स के संदर्भ में ही और क्वेश्चन कैसे बनते हैं? तो अगला क्वेश्चन बनता है बेटा एनर्जी बैलेंस से संबंधित। एनर्जी बैलेंस की अगर अपन बात करें तो क्वेश्चन बनता है क्रेब्स साइकिल में कितनी बार NADH2 का निर्माण होता है? तो क्रेब्स साइकिल्स में ध्यान रखना बेटा एस्टाइल कोएंजाइम के एक अणु को अगर अपन लेकर चलते हैं तो कितनी बार NADH2 का निर्माण होता है? आंसर क्या होगा बेटा? 3 बार NADH2 का निर्माण होता है। कौन कौन से स्टेप के दौरान होता है? तो पहला बेटा कौन सा? आइसोसिट्रिक एसिड से जब अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड का निर्माण होता है तब एक अणु किसका बनता है? NADH2 का। दूसरा अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड से सक्सेनाइल कोएंजाइम का निर्माण होता है तब पुनः एक अणु किसका बनता है? NADH2 का। तीसरा किससे? मेलिक एसिड से किसका निर्माण हुआ बेटा? ऑक्जेलोएसिटिक एसिड का निर्माण हुआ तब किसका निर्माण हुआ? NADH2 का। तो इस प्रकार कितनी बार एस्टाइल कोएंजाइम का क्रेब्स साइकिल्स के द्वारा पूर्ण ऑक्सीकरण होने पर 3 बार NADH2 का निर्माण होता है। कितनी बार FADH2 का निर्माण होता है? तब ध्यान में रखना है बेटा 1 बार FADH2 का निर्माण होता है। किससे किसका निर्माण होने के दौरान? सक्सनिक एसिड से फ्यूमेरिक एसिड के निर्माण के दौरान एक अणु किसका बनता है? FADH2 का बनता है। फिर है 5वां क्वेश्चन क्रेब्स साइकिल में कितनी बार सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन द्वारा ATP का निर्माण होता है? तो कितनी बार बेटा? 1 बार सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन द्वारा ATP का निर्माण होता है। कब? कौन से स्टेप में? तो सक्सिनाइल कोएंजाइम से सक्सनिक एसिड के निर्माण के दौरान GTP के रूप में एक ATP का निर्माण होता है, क्योंकि पहले GTP बनती है फिर वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? ATP। अब आपके पास क्वेश्चन कौन सा आ गया? सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन क्या है? तो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से पहले आपको शब्द याद रखना बेटा
फोस्फोराइलेशन। फोस्फोराइलेशन का अर्थ है एडीपी के साथ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़कर किसका निर्माण होना, एटीपी का निर्माण होना, क्या कहलाता है, फोस्फोराइलेशन। फोस्फोराइलेशन को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 3 पार्ट्स में। नंबर फर्स्ट फोटोफॉस्फोराइलेशन, दूसरा है बेटा सबस्ट्रेट लेवल फोस्फोराइलेशन, और तीसरा है बेटा ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन। अब फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या है ये अपन पढ़ चुके हैं। किसके अंदर बेटा, क्लोरोप्लास्ट में। किसके अंदर, किसकी उपस्थिति में, लाइट की उपस्थिति में, या लाइट की उपस्थिति में क्लोरोप्लास्ट के अंदर एडीपी के साथ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़कर एटीपी का निर्माण होना क्या कहलाता है बेटा, फोटोफॉस्फोराइलेशन कहलाता है। जो अपन कौन से लेसन में पढ़ा था बेटा, फोटोसिंथेसिस वाले लेसन में, जिसे आगे जाकर फोटोफॉस्फोराइलेशन को 2 प्रकार से अपन ने डिवाइड किया था, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। दूसरा है बेटा ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन का अर्थ क्या है, किसके अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया में, किसकी उपस्थिति में, आणविक ऑक्सीजन की उपस्थिति में एडीपी के साथ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़कर एटीपी का निर्माण होना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन कहलाता है। यह प्रोसेस कहां कंप्लीट होती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम पढ़ेंगे उसमें कंप्लीट होती है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एडीपी के साथ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़कर किसका निर्माण होना, एटीपी का निर्माण होना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन कहलाता है। और तीसरा था बेटा कौन सा, सबस्ट्रेट लेवल फोस्फोराइलेशन। जब एक क्रियाधार से दूसरे क्रियाधार का निर्माण होता है, जब एक क्रियाधार से दूसरे क्रियाधार का निर्माण होता है, निर्माण होने के दौरान इतनी मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है कि मुक्त होने वाली ऊर्जा एडीपी को इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ जोड़कर किसका निर्माण कर देती है बेटा, एटीपी का निर्माण कर देती है। तो इस प्रकार के फोस्फोराइलेशन को अपन कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फोस्फोराइलेशन। एक सबस्ट्रेट से दूसरे सबस्ट्रेट या एक क्रियाधार से दूसरे क्रियाधार के निर्माण के दौरान निर्मुक्त होने वाली ऊर्जा से यदि इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एडीपी के साथ जुड़कर एटीपी का निर्माण करती है तो इसे अपन क्या कहते हैं बेटा, सबस्ट्रेट लेवल फोस्फोराइलेशन। अब क्रेब्स साइकिल्स में कितनी बार शब्द आता है तो वहां कंफ्यूज मत हो जाना, अणु एक ही लेकर चलना है। कितनी बार सबस्ट्रेट लेवल फोस्फोराइलेशन द्वारा एटीपी का निर्माण होता है, तो एक ही बार। कहा बेटा, किसके निर्माण के दौरान, सक्सिनाइल कोएंजाइम से जब किसका निर्माण होता है बेटा, सक्सिनिक एसिड का निर्माण होता है, तब किससे किसका निर्माण होता है बेटा, एडीपी के साथ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़कर किसका निर्माण होता है, एटीपी का। अगर अपन एनर्जी बैलेंस की बात करें, केवल किसकी, क्रेब्स साइकिल्स में एनर्जी बैलेंस की बात करें तो क्रेब्स साइकिल्स में अपन किसको लेकर चलते हैं बेटा, एस्टाइल कोएंजाइम को लेकर चलते हैं। एस्टाइल कोएंजाइम का पूर्ण ऑक्सीकरण होने पर एक अणु से 3 अणु किसके बनते हैं बेटा, NADH2 के। एक अणु किसका बनता है, FADH2 का, और एक अणु बनता है बेटा GTP। अब एक अणु NADH2 का आगे जाकर ATS में कितने ATP देता है बेटा, 3 ATP देता है।
अणु कितने आपके पास 3, तो 3 गुणा 3 कितने एटीपी हो गए बेटा 9 एटीपी। FeDH2 का एक अणु ATS में कितनी एटीपी देता है बेटा 2 एटीपी देता है। अणु कितना है 1, कितने एटीपी बने बेटा 2 एटीपी। अब NADH2 3 एटीपी क्यों देता है, FeDH2 2 एटीपी क्यों देता है, ये ATS में आपके समझ में आएगा। और GTP कितने बने 1, जो आगे जाकर किस में बदल जाता है बेटा 1 एटीपी में बदल जाता है। इस प्रकार एस्टाइल कोएंजाइम के एक अणु का क्रेब्स साइकिल द्वारा पूर्ण ऑक्सीकरण होने पर कितने एटीपी बनते हैं 12 एटीपी बनते हैं। 2 अणु है अपने पास, तो 2 अणु को लेकर चलो, तो दुगुना कर दो बेटा, कितनी एटीपी हो जाएगी। क्रेब्स साइकिल्स के द्वारा एस्टाइल कोएंजाइम के 2 अणु से कितनी एटीपी बनती है 24 एटीपी बनती है। अब क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है पायरुविक एसिड के एक अणु का पूर्ण ऑक्सीकरण होने पर कितनी एटीपी ATS सहित कितनी एनर्जी या एटीपी का प्रोडक्शन होता है। तो पायरुविक एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन होता है बेटा, तब क्या बनता है एस्टाइल कोएंजाइम। डीकार्बोक्सिलेशन किस प्रकार का था ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, तब यहां एक अणु किसका बना था बेटा NAD+ से NADH2 का निर्माण हुआ। तो पायरुविक एसिड से एस्टाइल कोएंजाइम के दौरान एक अणु बेटा किसका बना आपके पास NADH2 का। अब एस्टाइल कोएंजाइम का क्रेब्स साइकिल्स के द्वारा पूर्ण ऑक्सीकरण हुआ, तो कितने अणु बने बेटा 3 अणु किसके बन गए NADH2 के। एक अणु किसका बन गया FeDH2 का, और सबस्ट्रेट लेवल द्वारा GTP से ATP कितने बने बेटा 1 अणु। तो कितनी हो गई टोटल बेटा ATS सहित, ATS में NADH2 के एक अणु से 3 ATP, 3 अणु से 9 ATP, FeDH2 के एक अणु से 2 ATP, डायरेक्टली सबस्ट्रेट लेवल द्वारा कितने ATP बेटा 1 ATP, कितना हो गया 3 9 12 12 14 1 15। पायरुविक एसिड के एक अणु का पूर्ण ऑक्सीकरण होने पर कितने ATP बनते हैं बेटा 15 ATP। टोटल अपने पास पायरुविक एसिड के अणु कितने बने थे 2 अणु, तो टोटल एनर्जी कितनी हो गई गुणा 2। पायरुविक एसिड के 2 अणुओं से कितनी ATP बनती है बेटा ATS सहित बात करते हैं अपन, कितनी ATP 30 ATP। अब दूसरी कंडीशन, दूसरी कंडीशन है ग्लूकोज के एक अणु का पूर्ण ऑक्सीकरण होने पर कितने ATP बनते हैं। रिएक्शन क्या है C6H12O6 + 6O2 एरो का निशान 6CO2 + 6H2O + 686 किलो कैलोरी एनर्जी। अब एनर्जी कितनी बन रही है 686 किलो कैलोरी, उसे आपको किस में याद रखना बेटा ATP के रूप में ये ऊर्जा कितनी बनती है। तो पहला स्टेप कौन सा था बेटा ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज के एक अणु से पायरुविक एसिड के कितने अणु बने थे बेटा 2 अणु। पायरुविक एसिड के कितने अणु बने थे 2 अणु।
अब ग्लूकोज से पायरुविक एसिड के 2 अणु जब बने थे तब याद करो बेटा, आपके पास सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन द्वारा कितने एटीपी बने थे? 4 एटीपी। लेकिन 2 एटीपी यहां क्या हो गए थे? खर्च। तो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन द्वारा नेट एटीपी प्रोडक्शन कितना रह गया बेटा? 2 एटीपी। तो ग्लाइकोलाइसिस में आपके पास सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन द्वारा कितने एटीपी बन गए बेटा? 2 एटीपी। अब इसके साथ में ग्लाइकोलाइसिस में जब ग्लूकोज के 1 अणु से पायरुविक एसिड के 2 अणु बने थे तो याद करो बेटा 2 अणु किसके बने थे? NADH2 के बने। किसके बने बेटा? NADH2 के। अब ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस कहां कंप्लीट हुई बेटा? साइटोप्लाज्म में। NADH2 से किसका निर्माण होना है? ATP का। ATP का निर्माण होने के लिए कौन से तंत्र की आवश्यकता पड़ेगी बेटा? ATS की। ATS प्रोसेस कहां कंप्लीट होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। जबकि ग्लाइकोलाइसिस कहां कंप्लीट हुआ? साइटोप्लाज्म में। इसका मतलब ग्लाइकोलाइसिस के दौरान NADH2 के 2 अणु बने, उन 2 अणु से आगे जाकर माइटोकॉन्ड्रिया के ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम द्वारा किसका निर्माण होना है? ATP का निर्माण होना है। किसका निर्माण होना है बेटा? ATP का निर्माण होना है। अब NADH2 के अणु बने कहां? साइटोप्लाज्म में। और ETS कहां कंप्लीट होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। इसका मतलब ये आपके पास वो कोशिका झिल्ली है, ये उसका कोशिका दरवे है, ये आपके पास बेटा वो क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। अब यहां किसका अणु बन गया बेटा? NADH2 का। ETS कहां कंप्लीट होनी है? माइटोकॉन्ड्रिया में। इसका मतलब NADH2 ETS में ट्रांसफर होने के लिए, ETS में प्रवेश करने के लिए NADH2 को किस में प्रवेश करना पड़ेगा बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश करना पड़ेगा। अब माइटोकॉन्ड्रिया कितनी मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है? डबल मेम्ब्रेन से। आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन हुआ है, दूसरी कौन सी हो जाएगी? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। अब ये जो मेम्ब्रेन है, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, वो NADH2 के लिए क्या होती है बेटा? अपारगम्य होती है। क्या होती है? अपारगम्य। अब कोशिका द्रव्य या ग्लाइकोलाइसिस में कोशिका द्रव्य के अंदर बनने वाले जो NADH2 हैं उनको प्रवेश करना है ETS में, और माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन है वो NADH2 के लिए क्या है? अपारगम्य। अब कोशिका द्रव्य से NADH2 को माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ले जाने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है बेटा? वेक्टर या वाहक की आवश्यकता पड़ती है। अब कोशिका द्रव्य से NADH2 को माइटोकॉन्ड्रिया में ले जाने वाले जो वाहक है वो 2 प्रकार के होते हैं। एक मेलेट एस्पार्टेट शटल, और दूसरे का नाम है बेटा ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल। क्या कहा अपन ने? ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस कंप्लीट होती है साइटोप्लाज्म में, तभी अपन ने ग्लाइकोलाइसिस का दूसरा नाम दिया था बेटा साइटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन।
अब साइटोप्लाज्म में बनने वाले NADH2 से ATP का निर्माण होगा बेटा ETS द्वारा, और ETS की प्रोसेस कंप्लीट होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, तब NADH2 को स्थानांतरित होना पड़ता है किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में स्थानांतरित होने के लिए जो आगे मेम्ब्रेन आ रही है वो NADH2 के लिए क्या है? अपारगम्य। तब उस कंडीशन से कोशिका द्रव्य से NADH2 को माइटोकॉन्ड्रिया में ट्रांसफर करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है बेटा? वाहक की आवश्यकता पड़ती है। और ये वाहक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक मेलेट एस्पार्टेट शटल, दूसरा है ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल। अब यदि ग्लाइकोलाइसिस के NADH2 को मेलेट एस्पार्टेट शटल माइटोकॉन्ड्रिया में ले जाता है या ETS में स्थानांतरित करता है, तब ग्लाइकोलाइसिस के एक NADH2 से कितने ATP बनते बेटा? 3 ATP। तब उस कंडीशन में 2 अणु से, क्योंकि NADH2 के ग्लाइकोलाइसिस में कितने अणु बने थे? 2 अणु, तब कितने ATP बनते बेटा? 6 ATP। और यदि इसके स्थान पर ग्लाइकोलाइसिस के NADH2 को ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल ETS में ट्रांसफर करता है, तो एक अणु से NADH2 के एक अणु से कितने ATP बनती है बेटा? 2 ATP। तो 2 अणु से कितने ATP हो जाएगी? 4 ATP। अब मेलेट एस्पार्टेट शटल से आगे जाकर NADH2 के एक अणु से 3 ATP बनते हैं, जबकि ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल यदि ले जाता है तो NADH2 के एक अणु से 2 ATP बनते हैं। क्यों बनते हैं? इसका कारण अपन अगला टॉपिक शुरू करेंगे बेटा। कौन सा? ATS। तब अपने समझ में आएगा। कौन से टॉपिक में समझ में आएगा बेटा? ATS में। अब एनर्जी बैलेंस देखते हैं। तो सबसे पहला स्टेप कौन सा हो गया बेटा? सबसे पहला स्टेप कौन सा हो गया? ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस में सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन द्वारा कितने ATP बने? 4 ATP बने। 2 ATP खर्च हो गए, तो 2 ATP का डायरेक्टली आपके पास उत्पादन हो गया। फिर दूसरा आपके पास NADH2 के कितने अणु बने बेटा? 2 अणु। आगे जाकर कितनी कंडीशन अप्लाई हो गई? 2। यदि मेलेट एस्पार्टेट शटल ले जाता है तब तो 1 से कितने बनेंगे? 3। तो 2 से कितने बन जाएंगे बेटा? 6 ATP। और यदि ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल ले जाता है तब 1 से 2, तो 2 से या कितने बन जाएंगे बेटा? 4 ATP। तो ग्लाइकोलाइसिस में कुल ETS सहित ATP प्रोडक्शन कितना हो गया बेटा? 2 + 6 8 ATP, या 4 बनते हैं तो 2 + 4 या कितने ATP बेटा? 6 ATP। तो ग्लाइकोलाइसिस में ETS सहित ATP प्रोडक्शन कितना है बेटा? 8 ATP या 6 ATP। 2 ATP का सबस्ट्रेट लेवल द्वारा डायरेक्टली प्रॉफिट हो गया, फिर बाद में 6 या 4 बनते हैं तो टोटल 8 ATP या 6 ATP। फिर सेकंड स्टेप कौन सा रहेगा बेटा? डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुविक एसिड। कितने अणु बेटा? एक पायरुविक एसिड से एक NADH2 बनता है। अणु कितने आपके पास? 2 अणु है, तो 2 NADH2 बने। अब डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुविक एसिड सदैव कहां संपन्न होता है बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया में। इसका मतलब NADH2 को कोशिका द्रव्य से माइटोकॉन्ड्रिया में ले जाने की आवश्यकता नहीं है। और माइटोकॉन्ड्रिया में जो NADH2 बनते हैं उससे सदैव बेटा 1 से कितनी ATP बनती है? 3 ATP। तो 2 से कितनी ATP बन जाएगी बेटा? 6 ATP। कितनी ATP? 6 ATP। फिर तीसरा स्टेप कौन सा हो गया बेटा? क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल से स्टाइल कोएंजाइम के एक अणु से कितने बनते हैं बेटा? 12 ATP। अभी अपन ने पहले जोड़ करके दिखाया था। 2 से कितने बन जाएंगे? 24 ATP।
तो ग्लूकोज के एक अणु का पूर्ण ऑक्सीकरण होने पर कितने एटीपी बनते हैं? 24 6 30 30 8 है 38 एटीपी, या अगर 4 6 एटीपी वाला है तो 24 6 30 30 6 36 एटीपी। तो ग्लूकोज के एक अणु का ऑक्सीशोषण में द्वारा पूर्ण ऑक्सीकरण होने पर आपके पास कितनी एटीपी बेटा? 38 एटीपी या 36 एटीपी का क्या होता है? निर्माण होता है। अब इसके पश्चात अगला चौथा पॉइंट अपन स्टेप शुरू करते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम, जो अपन आगे वाली क्लास में शुरू करेंगे। थैंक्स।